अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज़ का लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम चार्ज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को कवर करेंगे जो कि चार्ज के हवाले से हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, आल्सो ओरिजिन ऑफ चार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, and how we can get electric force, types of charges, electrostatic series, electroscope, quantization of charge, what do we mean by integral multiple unit of charge। तो स्टूडेंट्स जितनी भी चीज़ें ये सब चार्ज के साथ लिंक हैं, तो अपने इस लेक्चर में हम ब्रीफली इनको डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड चार्ज इन अ बेटर वे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक चार्ज, something that electron and proton possesses which cause them to attract and repel the other electrons and protons। स्टूडेंट्स चार्ज जो है ये प्रॉपर्टी है किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो कि वो पोजेस करते हैं, जो कि हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब भी वो किसी दूसरी बॉडी पे, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जब वो फोर्स लगाते हैं। चार्ज इज़ कैरिड बाय सम मटेरियल, इफ़ देयर इज़ नो मटेरियल देयर विल बी नो चार्ज। जो चार्ज होता है वो किसी भी मटेरियल की खासियत है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मटेरियल मौजूद नहीं है या कोई भी मैटर नहीं है तो वहाँ पे चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉज टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक चार्ज की ये खासियत है, ये चार्ज की ये खासियत है वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। ओरिजिन ऑफ चार्ज स्टूडेंट्स, स्टार्ट में प्रीवियसली पिछली सेंचुरीज़ में ये बात समझी जाती रही कि जो चार्ज है ये किसी भी बॉडी की खासियत होती है, ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि कोई भी बॉडी एज अ होल न्यूट्रल होती है। देन जब मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ तो ये समझा जाता रहा कि ये किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, और फिर मॉलिक्यूल का भी पता चला कि ये भी ऐसा होल जो है हमारे पास न्यूट्रल होता है। और उसके बाद फिर जब एटम डिस्कवर हुआ तो एटम के बारे में भी सेम थिंकिंग थी। एंड देन एटम के बाद फिर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर हुआ तब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों चार्ज रखते हैं, और चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जबकि बॉडी, मॉलिक्यूल और एटम जो है एज अ होल ये न्यूट्रल होते हैं। मैटर हैव प्रॉपर्टी दैट इट कैन अप्लाई फोर्स, पुश और पुल। तो स्टूडेंट जो मैटर है इसकी प्रॉपर्टी होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है। जैसे कि आपने देखा है जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं, तो वो किसी भी बॉडी को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या उसको रिपेल करते हैं, और ये होता है बिकॉज ऑफ मैटर। अगर हमारे पास मैटर नहीं है तो हमारे पास कोई मैग्नेट भी नहीं होगा, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं होगा। सेम वे अगर मैटर नहीं है तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगी। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज दैट मैटर गिव्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स बेसिकली तो हमारे जो यूनिवर्स है इधर चार फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं, जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, साथ में वीक फोर्स है, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी है। लेकिन वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की फोर्सेस हैं और उनको हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जबकि इधर हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्कस करेंगे बिकॉज हम इनको अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Gravitational force. Mass is the property due to which gravitation acts. Anything that has mass can apply force. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास ज़मीन है, अर्थ है, वो बिकॉज ऑफ द मैस है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका मैस है तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। तो जो अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़मीन ही ऑफर करती है, अर्थ के पास होती है। सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो अर्थ की होगी। दिस इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू विच आवर यूनिवर्स इज़ बैलेंस्ड। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने यूनिवर्स को देखें तो इधर हमारे पास स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हर एक का मैस है और उस मैस की वजह से वो अपने एक ख़ास ऑर्बिट में है, अपनी ख़ास जगह पे है। अगर इधर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो ये सारे इम्बैलेंस्ड होते, तो जिसकी वजह से इतने बड़े यूनिवर्स का कायम रहना बहुत मुश्किल था। एज इन आवर सराउंडिंग्स अर्थ हैज़ मोर मैस देन एनी अदर ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द Earth has more gravitational force to offer than any other object. Electric force. When we write on blackboard with chalk, we see that the particles of the chalk get stuck with the board. They do not fall down. Why? Is Earth not attracting them, or is there some other kind of force which is stronger than gravitational force?
स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक के साथ लिखता है तो हम जो वर्ड्स हैं वो उधर हमारे सामने विजिबल हो जाते हैं। अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपने देखा होगा कि चॉक जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और वो पीसेस जो हैं वो बोर्ड के साथ स्टक हो जाते हैं। वो बोर्ड के साथ स्टक क्यों होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर क्यों नहीं गिरते? हमने अभी कुछ देर पहले ये पढ़ा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद है और वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो वो जो चाक के जो छोटे पीसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर? क्या बोर्ड जो है वो चाक के जो पीसेस हैं उनके ऊपर कोई और फोर्स लगा रहा होता है, या वो जो फोर्स लगा रहा होता है क्या वो स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से? स्टूडेंट्स, उसका आंसर है येस। वो जो बोर्ड है और जो चाक के पीसेस हैं उनके दरमियान एक फोर्स होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। हाउ वी कैन गेट इलेक्ट्रिक फोर्स? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है, हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं? तो सबसे आसान जो तरीका है वो है रबिंग। When we rub two bodies, then one body loses its electrons while the other body gains that electrons. This is how charge appears on both bodies. स्टूडेंट, जब कभी हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उसमें से एक बॉडी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, जबकि जो दूसरी बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। तो इस तरह दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज अपीयर होता है। बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। वो बॉडी जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जब वो उसको लूज करती है तो एज अ रिजल्ट उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कन्वर्सली द बॉडी विच विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, और वो बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन को हासिल करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो द चार्ज बॉडी इज एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन द अदर बॉडीज एंड दैट फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फोर्स। और स्टूडेंट, जो चार्ज बॉडी होती है वो किसी भी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकती है, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है या रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, और उस फोर्स को जो कि चार्ज की वजह से लगाई जाए तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वी से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्टूडेंट्स, दो तरह के चार्जेस होते हैं, वो मस्बत भी होते हैं और मनफी भी होते हैं। So how do we know that what type of charge body possesses, either it is positive or negative? Students, ये तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है उसके ऊपर चार्ज है बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स, बट ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? इस बात को समझने के लिए, इस बात को आंसर करने के लिए, टू आंसर दैट क्वेश्चन माइकल फैराडे मेड अ सीरीज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज. According to that, whenever we rub glass with some other object, in result, glass will get positively charged. Consequently, the other object will get negatively charged. तो स्टूडेंट्स, माइकल फैराडे ने एक सीरीज़ बनाई जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ का नाम दिया गया। उसके मुताबिक जब कभी हम ग्लास को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करेंगे तो ग्लास जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो ग्लास है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली लूज कर देता है। तो जब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़, two substances are rubbed together. Former in series will be positive while the other will be नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज़ है जो कि माइकल फैराडे ने बनाई थी, जिसके मुताबिक इस सीरीज़ में जो पहले आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जब वो अपने से बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट के साथ हम उनको रब करेंगे तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब ग्लास को हम फ्लैनल के साथ रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लैनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली, अगर मैं फ्लैनल को वैक्स के साथ रब करूँ तो वैक्स जो है ये बाद में आ रहा है तो वैक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि जो फ्लैनल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप, इट हेल्प्स अस टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये हमारे पास वो आला है जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि चार्ज की प्रेजेंस के हवाले से। इट यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन ऑफ चार्ज। ये जिस फिनोमेना को फॉलो करता है वो है रिपल्शन ऑफ चार्ज। इस फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए, इस रूल को फॉलो करते हुए ये हमें चार्ज की प्रेजेंस के बारे में बताता है। ये कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म्स हैं, चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, डिस्चार्ज बॉडी, जिसको हम जब चार्ज को हम डिस्कस करते हैं हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये क्या होती हैं? When a body apply electric force on the other body, either attractive or repulsive force, we call that body as charged body. कोई भी बॉडी जब किसी दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज लगाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो चार्ज है। अनचार्ज्ड बॉडी, when a body do not apply electric force on the other body, we call that बॉडी एज अनचार्ज बॉडी। जब कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगा रही हो, चार्ज ना लगा रही हो, तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो अनचार्ज है। डिस्चार्ज,
व्हेन अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज वी कॉल इट डिस्चार्ज। जब कोई भी जो चार्ज बॉडी होती है अपने चार्ज को लूज करती है तो उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Experimentally, it is established that all the charge that is created is the integral multiple of a basic unit of charge equal to 1 electronic charge. Students, experimentally हमने ये चीज़ देखी, जब भी हम कोई चार्ज इस्टेब्लिश करते हैं या हमारे पास कोई चार्ज होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होती है 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि हमारे पास बेसिक चार्ज है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है, जो कि बराबर होती है 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1.602 192 into 10 to the raised power minus 19 coulombs के। The charge Q on a body is always equal to Q is equal to NE। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है जिससे हम किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। Where N is any integer, positive or negative, it is because we considered electron as negatively charged while the proton as positively charged। जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव इस्तेमाल किया है वो because of the electron and proton की वजह से हम कह रहे हैं। The fact that the electric charge is always an integral multiple of 1 electronic charge is termed as quantization of charge। तो स्टूडेंट्स, हम जो कहते हैं कि जो हमारे पास चार्ज है वो क्वांटाइज है, वो इसलिए कहते हैं कि चार्ज जो है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल है 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। दैट इज़ वाई चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, कि हमारे पास उसकी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, हमारे पास चार्ज इससे कम नहीं हो सकता, और हमारे पास जो भी ज़्यादा बाकी वैल्यूज़ आएंगी वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के जो कि इसके बराबर है, इसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। What do we mean by integral multiple? It means that we can't get any random value of charge of our choice. Rather, we can only get the specific value or integral multiples values. For example, suppose we have a charge, its value is 1.6. It's just an imaginary value. So, students, जब भी हम कोई चार्ज की वैल्यू लेते हैं तो चार्ज की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले सकते। हम जो भी वैल्यू लेंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी बेसिक चार्ज के। अब इधर फर्स्ट की हमने एक वैल्यू ले ली, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो 1.6 कूलम्स के है। सो व्हेन वी विल हैव मोर चार्जेस, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट चार्ज विल बी लाइक 1.6 और 1.6 प्लस 1.6 और 1.6 प्लस 1.6 प्लस 1.6, जो कि हमें वैल्यू देगा 1.6, 3.2 और 4.8। कि जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आएगी वो या तो 1.6 होगी, उससे ज़्यादा हो तो 3.2 होगी, और उससे ज़्यादा हम ले तो वो 4.8 आएगी। वो इनके इन बिटवीन कोई वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकती, बिकॉज दिस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। From above calculations, we can see the values 1.6, 3.2 and 4.8, which are integral multiple of 1.6. The values in between them, like 1, 1.2, 2, etc., are not possible. Unit of charge. यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम। स्टूडेंट, जो यूनिट ऑफ चार्ज है वो कूलम है, जो कि चार्ल्स कूलम के नाम पे रखा गया, जो कि फिजिसिस्ट थे। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड इफ करंट इज 1 एम्पियर। स्टूडेंट्स, 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है कि अगर हमारे पास 1 एम्पियर की करंट हो और वो 1 सेकेंड में उसकी वजह से जितना चार्ज फ्लो करे तो उस चार्ज को हम 1 कूलम चार्ज कहेंगे। Thus, there are about 6 × 10 to the raised power 18 electrons in a charge of -1 कूलम। तो हम ये कहेंगे कि 1 कूलम जब हमारे पास चार्ज होगा तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास 6 × 10 to the raised power 18 चार्जेस ने फ्लो किया। तो अगर हम उन चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स कहें तो हम इधर फिर -1 कूलम लिखेंगे। माइनस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम ये कंसिडर करते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, the charge of this large magnitude is seldom encountered. Therefore, we use smaller units like 1 microcoulomb and 1 millicoulomb, etc. Students, जो electrostatics होता है उसमें इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है उसको हम बहुत कम ही उससे हमारा इनकाउंटर होता है, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो देयरफॉर हम चार्ज की स्मॉलर वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोकूलम या 1 मिलीकूलम को हम इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।